बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेसन 7th मैथ चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन पे बहस करेंगे। लेकिन असल टॉपिक की तरफ आने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो हमने 6 में पढ़ी थी कि सेट होता क्या है, व्हाट इज़ ए सेट। तो सेट की डेफिनेशन हमने 6 में पढ़ी थी कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। उसके बाद हमने 6 में ये भी पढ़ा था कि किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हमने 6 में पढ़े थे। एक था डिस्क्रिप्टिव फार्म, दूसरी थी टेबुलर फार्म और तीसरा सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फार्म। डिस्क्रिप्टिव फार्म में हमने पढ़ा था कि सेट को सिर्फ एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया जाता है। जिस तरह से अगर एक सेट ए हो और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लेट से 5 नेचुरल नंबर हों, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये एक स्टेटमेंट की सूरत में सेट को लिखा दिया गया है। तो इस तरह जो स्टेटमेंट में लिखा जाता है वो डिस्क्रिप्टिव फार्म कहलाती है। अगर इसी सेट ए को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें 1 2 3 4 और 5, तो इस फार्म को कहते हैं सेट टेबुलर फार्म या रोस्टर फार्म। और तीसरी जो सेट को रिप्रेजेंट करने की फार्म है वो है सेट बिल्डर फार्म। सेट बिल्डर फार्म में किसी भी सेट को एक रूल या फार्मूले के तहत लिस्ट किया जाता है उसके एलिमेंट्स को। और अगर इसी सेट को हम लिस्ट करें तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस दैन 6। ये कहलाती है सेट बिल्डर फार्म। ये तीनों मेथड्स हम 6 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में भी हम 6 में पढ़ चुके हैं। मैं ब्रीफली उनको रिवाइज करता चला जाता हूँ। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। जिस तरह से इसको हम यूँ भी डिनोट कर सकते हैं कि एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है। या इसको लिखने का एक और मेथड भी है जिसको 5 बोलते हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट की एक सिंबल है। एम्प्टी सेट 2 तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है जी फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हों, उनको गिना जा सके, लिमिटेड हों, फाइनाइट एलिमेंट्स हों, तो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट सेट कहलाता है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है सेट्स की वो है इन्फिनिट सेट। तो इन्फिनिट सेट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सेट। एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो तो वो इन्फिनिट सेट होता है। यानी जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हों, जिस सेट के एलिमेंट्स अनलिमिटेड हों, जिनको गिना ना जा सके, काउंट ना किया जा सके, वो इन्फिनिट सेट कहलाता है। जिस तरह से स्टार्स इन द स्काई या ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, तो ये तमाम इन्फिनिट सेट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे 2 सेट्स होते हैं। लेट से हमारे पास एक सेट ए है और एक और सेट है बी। तो सेट ए के अंदर है 1 2 3 और बी में हैं 7 8 और 9 लेट से एलिमेंट्स। तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यानी ऐसे 2 सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट्स ये हो गए डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो सेट्स सी और डी इस तरह से हों तो उनका कुछ एरिया कॉमन हो, आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा हो, तो ऐसे दो सेट्स ओवरलैपिंग कहलाते हैं। लेट्स से सी में अगर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 और 9, तो अब इसमें जो सी के एलिमेंट्स हैं वो 5, 6, 7 है और जो डी के एलिमेंट्स हैं वो 7, 8, 9 है। तो 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, या 7 का जो एरिया है ये दोनों सेट्स में ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह के सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, यानी जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो एलिमेंट्स जो कॉमन हो, तो वो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट सेट्स। तो सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हों वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। लेट्स से सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और कोई सा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं बिकॉज जो सेट ए है उसका कार्डिनल नंबर भी 3 है और जो सेट बी है उसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, यानी सेट बी के भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट ए के भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, तो वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल सेट्स। द सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ऐसे दो सेट जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हों, यानी अगर सेट ए में एलिमेंट हैं 1, 2 और 3 और कोई सा और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, तो अब देखें जो एलिमेंट सेट ए में हैं सेम वही एलिमेंट सेट बी में भी हैं। इस सूरत में हम कहेंगे कि सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी, यानी ऐसे दो सेट्स जिनमें सेम एलिमेंट्स हों तो वो दोनों इक्वल सेट्स कहलाते हैं। द सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। यूनिवर्सल सेट जो है उसको एक उसका मखसूस नाम है यू से डिनोट किया जाता है। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। किसी भी मसला जो ज़ेर बहस है इस वक्त उससे रिलेटेड जितने भी सेट हैं उन तमाम सेटों के सारे एलिमेंट्स को अगर एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। लेट्स से हमारे पास हम बात कर रहे हैं 7th क्लास के मुख्तलिफ़ बच्चों की। कुछ बच्चे हैं जो मैथ में कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन उर्दू में कमज़ोर हैं 7th के, 8-10 बच्चे ऐसे हैं 7th क्लास में जो साइंस में कमज़ोर हैं। तो जो सेट्स बनेंगे, साइंस में कमज़ोर बच्चों का सेट अलग हो जाएगा, उसमें 8-10 बच्चे आ जाएंगे। उर्दू में कमज़ोर बच्चों का सेट बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा मैथ में कमज़ोर बच्चों का। तो जो उनका यूनिवर्सल सेट होगा वो पूरी 7th क्लास का होगा जिसमें वो सारे जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अ सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप है सेट्स की, वो है सबसेट। अ सेट दैट इज़ फुल्ली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट इज़ कॉल्ड सबसेट। एक ऐसा सेट जो पूरे का पूरा किसी दूसरे बड़े सेट में मौजूद हो तो वो उसका सबसेट कहलाता है। लेट्स से हमारे पास एक सेट ए है और जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और कोई सा और सेट बी है और जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 4 एंड 6। तो अब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में मौजूद हैं,
तो हम कहेंगे कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। ये सबसेट की सिंबल है। इसी तरह से जो ए है वो फिर इस बी के लिए सुपर सेट हो जाएगा। जो बिगर सेट है दैट इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ दैट बी सेट। तो सबसेट हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लें कि नल सेट और एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है या वाइड सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, अपना भी होता है और अपने अलावा जितने भी सेट्स हैं सब का सबसेट होता है। और इसी तरह से एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ऑल अदर सबसेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स। इन दो सेट्स के अलावा यानी एम्प्टी सेट और एक सेट जो खुद होता है अपने आप, उनके अलावा जो बाकी जितने सेट्स हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो इस एग्जांपल में जो सेट बी है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा, और सेट ए भी सेट ए का सबसेट होगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होगा। इस तरह फाइव या एम्प्टी सेट भी सेट ए का सबसेट होगा। तो ये हो गई सबसेट्स की बात। सेटों से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो हम 6 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं उनको रिवाइज़ कर देता हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 एंड 4, तो हम कहेंगे कि 2 इज़ ए मेंबर ऑफ सेट ए। तो ये एलिमेंट होने की या मेंबर होने की सिंबल है। या हम कहेंगे कि 6 इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। तो ये सिंबल हो गई मेंबर या एलिमेंट ना होने की। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है, बच्चे कर जाते हैं कि अगर हम यहाँ लिखें कि एक सेट है 2 और फिर आगे ए लिख देते हैं, तो यहाँ पर वो ये सिंबल डाल देते हैं कि सेट 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हालांकि ये इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, ये खुद एक सेट है जो इस सेट ए का सब सेट है। तो यहाँ पर सिंबल जो आएगी वो फिर सब सेट की आएगी। ये सेट सब सेट है ए का। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो 6 का सेट बनेगा ये फिर सब सेट ए का नहीं होगा। तो ये सिंबल सबसेट की है और ये सिंबल है एलिमेंट होने की। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि 4 तरह के ऑपरेशंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अगर हमारे पास कोई से लेट से 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है, पहले मैं लिख देता हूँ, कोई सी भी 2 सेट्स ए और बी इस तरह से अगर हमारे पास हूँ कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी में है 4 5 6 7 8। तो इनका जो यूनियन है उसके लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यानी यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, ऑल एलिमेंट्स आ जाएं। मैं इसको थोड़ा सा फिगर बनाकर वाज़े करता हूँ कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक और सेट है बी, यही सेट्स ले लेते हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 5 6 7 और 8। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी में है 4 5 6 7 8। तो अगर हम इस फिगर को ए यूनियन बी यानी ए और बी के यूनियन के लिहाज से शेड करें, तो जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ या लाइनें लगा रहा हूँ वो लाइनों वाला एरिया, शेडेड एरिया सारा शो करेगा ए यूनियन बी को। तो देखें ज़रा इसमें कौन से एरिया आ रहा है। ये सारा एरिया तो इसमें ए का भी सारा एरिया शामिल है और बी का भी सारा एरिया। मतलब ये है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके यूनियन में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होंगे 1
2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लें कि अगर दोनों सेट्स ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट हैं, जिस तरह 4 और 5 ए में भी है और बी में भी है, तो यूनियन में उसको 2 दफ़ा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। यानी सेट ए को पहले हमने लिस्ट किया है, फिर यूनियन यू की सिंबल डाली है, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिस्ट किए हैं, और जब आंसर लिखने लगे हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ तक लिख लिए 4 5 तक। तो जब बी के लिखने लगे हैं तो 4 5 को दूसरी बार नहीं लिखना, फिर उसके जो अगले एलिमेंट्स हैं 6 7 8 वो लिखेंगे, क्योंकि 4 और 5 पहले आ चुके हैं। तो इस तरह से दो सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो उसमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, सिवाय उन एलिमेंट्स के जो दोनों में कॉमन हैं उनको लिखेंगे सही, लेकिन उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, डबलिंग नहीं करेंगे, यानी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर किसी सेट में एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर तो वो सेट की डेफिनेशन के भी खिलाफ हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, पहले तो इसकी सिंबल देख लें। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हों तो उनका जो इंटरसेक्शन है हम उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन के लिए यू की सिंबल और इंटरसेक्शन के लिए सिंबल को उल्टा कर दें यू को, तो ये इंटरसेक्शन की सिंबल होगी। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन की सिंबल डालेंगे, फिर सेट बी लिखेंगे। इस तरह मैंने अभी फिगर्स बनाई थी, उन्हीं फिगर्स को दोबारा देख लें। ए और बी को हम फिगर्स में इस तरह से रख रहे थे। तो ए इंटरसेक्शन बी वो एरिया होगा जो इस फिगर में अब मैं शेड करने लगा हूँ। इस फिगर के शेडेड एरिया को आपने गौर से देखना है। ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम सिर्फ आएंगे ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में। जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसका आंसर भी एक सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ 4 और 5 दो ही एलिमेंट्स आएंगे। अब ये दो 4 और 5 क्यों आ रहे हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो अगर हम बी को छोड़ दें, सिर्फ सेट ए को लें तो सेट ए के अंदर भी हैं, और अगर ए को छोड़ दें सिर्फ बी लें तो बी में भी हैं। यानी इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं जो दोनों सेटों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो। यानी इंटरसेक्शन जो होता है कोई से भी दो सेट्स का, वो एक ऐसा सेट होता है विच कंटेन्स अ कॉमन बोथ सेट्स ए एंड बी। A set containing the common elements of A and B is called the intersection set of set A and set B। समझ आ गई? A और B के इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, यानी सेट A में भी हो और सेट B में भी हो। ऐसे एलिमेंट्स 4 देखें सेट A में भी है और सेट B में भी है, 5 देखें सेट A में भी है और सेट B में भी है। इसके अलावा 1 2 3 सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, और 6 7 8 जो बी में हैं वो ए में नहीं है, तो उनको हम यहाँ लिस्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिस्ट किए जाएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हों, यानी दोनों में कॉमन हों। ये हो गई बात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यही दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए 1 से लेकर 5 तक है और बी जो है 4 5 6 7 8 है। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस के लिए जो है सिंबल जो इस्तेमाल होती है वो कुछ इस तरह की है। इसको हम ए माइनस बी भी कहते हैं, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ही समझ लें, माइनस ही करना है। तो हम पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, उसके दरमियान में डिफरेंस की सिंबल डालेंगे, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, और इसका जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा और वो शो कर रहा होगा ए माइनस बी को। अगर हमने ए माइनस बी करना है तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिस्ट करेंगे और बी के बाद में। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास सेट ए है और ये है बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी के हैं 4 5 6 7 और 8। अगर हमने इसको शेड करना है ए
माइनस बी के लिए, तो ए माइनस बी के लिए भी मैं जो शेड कर रहा हूँ एरिया, सिर्फ वो इसका आंसर होगा। तो अब इसको अपने गौर से देखना है कि कौन सा एरिया शेड हो रहा है और उस एरिया के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये जो शेडेड एरिया है ये आंसर है ए माइनस बी का। अब इसमें देखें तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं 1, 2 और 3 जो इसमें आ रहे हैं। इसका जब हम यहाँ आंसर लिखेंगे तो इसमें 1, 2 और 3 लिखकर और सेट को एंड कर देंगे, तो ये आंसर है ए माइनस बी का या ए डिफरेंस बी का। अब इसमें लॉजिक क्या है कि आंसर में हमारे पास जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स थे 4, 5, 6, 7, 8, उनमें से कोई एलिमेंट यहाँ आंसर में नहीं आया। तो किसी भी सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस लेते हुए आपने इस बात को जहन में रखना है कि जो पहला सेट है जिसको पहले लिखा गया है उसके एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट करने हैं, दूसरे सेट का कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं करना, और पहले सेट के भी वो एलिमेंट लिस्ट करने हैं जो दूसरे में ना हो, क्योंकि दूसरे का तो कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आ सकता, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया, उस तो निकल गया। सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स बाकी बचेंगे, आंसर में आएंगे जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। यानी पहले सेट ए का वो एरिया जो बी के साथ कॉमन नहीं है वो एरिया ए माइनस बी में आएगा। अब अगर इसी को हम एग्जांपल को बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए के लिए लेट से ये सेट ए है और ये सेट बी है और ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर हैं, 6, 7, 8 इधर हैं। तो अगर हम इसको बी माइनस ए के लिए शेड करें तो फिर हम इस एरिए को शेड करेंगे और इसके आंसर में ये एरिया आएगा बी का रिमेनिंग एरिया। चूँकि बी से ए निकाल रहे हैं तो बी सेट का जो रिमेनिंग पोर्शन है या एरिया है या एलिमेंट्स हैं वो आंसर में आएंगे। अगर यहाँ हम बी माइनस ए करना पड़े हमें तो जाहिर है पहले बी का नाम लिखा हुआ है तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले लिस्ट करेंगे यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8, उसमें से माइनस करेंगे सेट ए को। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसका जो आंसर होगा बी माइनस ए का, उसमें इस शेडेड एरिया के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 6, 7 और 8 वो आएंगे यहाँ पर 6, 7 और 8। अब इसमें भी देखें तो पहले जो सेट लिखा हुआ था उसके हमने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं और उसके भी सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो दूसरे सेट में नहीं हैं। दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, उनमें से कोई एलिमेंट्स यहाँ आंसर में नहीं आएगा। यानी जो सेट आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका कोई एलिमेंट आंसर में नहीं लिखना, जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं और वो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बाकी बच जाएँ, जो दूसरे में साथ कॉमन है वो भी नहीं आएंगे, जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट था डिफरेंस का, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ और वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इफ़ अ सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए गिवन यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन सेट ए इज़ कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है और वो जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो उस यूनिवर्सल सेट का सब सेट होता है। अगर हमारे पास लेट से एक यूनिवर्सल सेट है जिसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, इसके अंदर लेट से एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और कोई सा और हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से। कॉम्प्लीमेंट की ये सिंबल है कि ऊपर डैश डाल देते हैं या फिर छोटा सा सी लिख देते हैं इस तरह से, इसको भी बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या ए डैश लिखें तो उसका भी यही मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालते कैसे हैं? अगर हमारे पास लेट से ये एक फिगर है जो शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को और इसके अंदर है सेट ए, क्योंकि सेट ए
इस यूनिवर्सल सेट का सब सेट होगा। ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल से ही लिए जाएंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8, ये भी यूनिवर्सल के अंदर हैं। यूनिवर्सल सेट को आमतौर पर वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो किया जाता है। तो अब इस फिगर में जो शेडेड एरिया है वो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। जिस एरिया को मैं अब शेड कर रहा हूँ ये सारा एरिया शो कर रहा है किसको, ए सेट के कॉम्प्लीमेंट को। तो अब इसमें देखें 5 6 7 8 तो शेडेड एरिया में आ गया है, लेकिन 1 2 3 4 शेडेड एरिया में नहीं है, यानी सेट ए के अलावा जो कुछ है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि हमने इसमें से यूनिवर्सल में से यू ए को निकाल लिया है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए जो मेथड है वो ये है कि आप यूनिवर्सल सेट पहले लिखते हैं और उसमें से माइनस कर लेते हैं वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो दरअसल यूनिवर्सल सेट माइनस ए है। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेट ए को जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा या ए उसका आंसर, उसके अंदर हम वो एलिमेंट्स लेंगे, जब चूँकि ये सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है जिस तरह भी मैंने बताया था कि पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने जो दूसरे में ना हो। दूसरे में है 1 2 3 4, तो वो उसमें तो 1 2 3 4 में से तो कोई एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा आंसर में। उसके बाद 5 6 7 और 8 आएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, लेट से हमारे पास एक सेट बी है और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो होगा u माइनस बी। मतलब ये है कि पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे बी सेट को जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में ना हो, यानी बी का कोई एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा। तो इसमें आएगा 2 4 6 8 निकाल लें तो 1 3 5 और 7, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात ज़हन नशीन कर लें कि बी जो ओरिजिनल था 2 4 6 8 और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7, तो इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ए में देखें और ए के कॉम्प्लीमेंट में देखें तो कोई इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होगा। तो याद कर लें हमेशा कि किसी भी सेट ए और उस सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट या फाई होता है। और इसी तरह से अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लें, यानी सेट ए में है 1 2 3 4 और कॉम्प्लीमेंट में ये बाहर वाले आ जाएंगे, इनको इकट्ठा कर दें, यूनियन में मिला दें तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। एंड पे मैं थोड़ी सी बताता चलूँ कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा। आज का हमारा ये जो लेक्चर था इसमें हमने सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बाद कार्डिनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन सेट्स और बेसिक 4 ऑपरेशंस थे। यूनियन जिसमें दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, इंटरसेक्शन जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा ए माइनस बी जिसमें पहले सेट ए के वो एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं जो दूसरे में ना हो। और एंड पे हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा कि किस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करके।
तो ये तो था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़।